गुड इवनिंग टू ऑल। हमने अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था पार्टनरशिप फॉर्म का, कि पार्टनरशिप फॉर्म होती क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसमें वेरियस फीचर्स रहते हैं, उसका नेचर बताया था मैंने, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे आपको। उसके बाद हमने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किस टाइप का होता था, जो हम क्लास 11th में पढ़ते आ रहे थे। पार्टनरशिप में क्या डिफरेंसेस क्रिएट हुए, वो हमने सारे अच्छे से एक्सप्लेन किए थे और अच्छे से पढ़े थे। उसके बाद हमने एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, वो भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ कोई भी चीज़ आपको नहीं आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, आपके लिए कमेंट्स ओपन हैं। आप अपनी कोई भी सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से मैं और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ आपको, वो आप मेरे को सजेशन कीजिए। बट मैं आपको जितना भी कुछ पढ़ाऊँगा वो ब्रीफली पढ़ाऊँगा, उसमें हर एक चीज़ लेके जाएंगे हम, छोटी छोटी बेसिक्स इन्फॉर्मेशंस आपके साथ होंगी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो हम उसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर देते हैं पहले, बट हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं करना चाहिए एज़ पर माई ओपिनियन, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी जब तक आपको थ्योरी पोर्शन अच्छे से नहीं आता। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे सीधे क्वेश्चंस कर देते हैं, और क्वेश्चंस कुछ इजी मैनर के होते हैं, वो आराम से निकल जाते हैं, तो आपको बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हैं। उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम का चैनल भी ओपन किया है। क्लास 11th और 12th की फ्री क्लासेस प्रोवाइड करूँगा, A to Z, मीन्स हर एक चीज़ इसमें कवर होगी, हर एक कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपको डाउट रहते हैं। और टेलीग्राम जो ग्रुप मैंने बनाया है उसका मैं लिंक यूट्यूब के चैनल ये वीडियोस के नीचे शेयर कर दूंगा। आप उसको क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए वीडियोस। 11th-12th के जितने भी बच्चे हैं, JK बोर्ड हो, CBSE हो, या फिर एनी स्टेट बोर्ड हो किसी भी स्टेट का, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल वीडियोस रहने वाली हैं। तो आज हमने लेक्चर सेकंड स्टार्ट करना है, तो हम लेक्चर सेकंड की फर्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं, पार्टनरशिप डीड। अभी ये वर्ड पार्टनरशिप डीड कहाँ से रिफ्लेक्ट रहता है, क्योंकि हमने जब फीचर्स पढ़े थे पार्टनरशिप का, तो हमने फर्स्ट फीचर पढ़ा था 2 or more पार्टनर्स, है ना, 2 or more persons। व्हेन द 2 or more person ज्वाइन टुगेदर टू स्टार्ट द बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप। क्योंकि जब एक इंडिविजुअल अकेला होता है तो उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहते। और बच्चों, आपको पता होगा सबको कि मैक्सिमम कितनी स्ट्रेंथ रहती है हमारी पार्टनरशिप में। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कितने हमारे मैक्सिमम रहते हैं। मिनिमम मैंने आपको बता दिया 2 रहते हैं, और मैक्सिमम आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे। जो बच्चा वीडियो देखता जाएगा वो मुझे कमेंट्स करके बताएगा कि ये आपके लिए क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन, आप मुझे बताओगे। तो सेकंड हमारा रहता था फीचर्स, डेट इज़ एग्रीमेंट। व्हेन द 2 or more person join together to start the business, firstly दे फ्रेम आ एग्रीमेंट। देखो, हमने अगर किसी भी चीज़ को स्टार्टअप करना है, अगर हमारे इंडिविजुअल ने करना है, तो देयर इज़ अ नो नीड ऑफ एन एग्रीमेंट। वो हमारी ओपिनियन है, मेरा मर्जी है, मैं जो मर्जी करूँगा। बट जब हमारे पास एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं तो हमारे जितने भी थॉट्स रहते हैं, जितने भी डिसीजंस रहते हैं, वो हमारे बैलेंस्ड रहते हैं। मींस हमें दोनों को आपस में समझौता करके ही चलाना पड़ता है बिजनेस, इंडिविजुअल पे वो बिज़नेस नहीं रन होता। तो इसलिए वो कंसेप्ट हमारा पार्टनरशिप डीड की तरफ लेके आ जाता है कि जब एग्रीमेंट बनेगा उस समय एक हमें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, डेट इज़ नोन एज द पार्टनरशिप डीड। सो लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप डीड, सिंस अ पार्टनरशिप इज़ द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। देखो, पार्टनरशिप कहता है कि पार्टनरशिप हम किसको कहते हैं, वो आउटकम ही एग्रीमेंट के। जब तक हमारा एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक हम उसको पार्टनरशिप बोल ही नहीं सकते। ठीक है। इट इज़ essential that there must be some terms and condition agreed upon the all the partners. Such terms and condition may be either oral or written. कहता है कि सबसे पहले एसेंशियल, इतना ज़रूरी है कि हमारे बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री होने चाहिए बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, जितने भी हमारे, फॉर एग्जांपल ABCDE, हमारे पास 5 पार्टनर्स हैं। हमारे बीच में जितने भी टर्म्स कंडीशंस हमारे बीच में अंडरस्टैंडेबल कंडीशंस के बाद सेटिस्फाइड होंगे, वही एक हमारा आउटकम लेके आ जाता है कि हमारा एग्रीमेंट इज़ सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है। सच टर्म, उसने एक चीज़ और बोली, ये जो कंडीशंस रहती हैं ये ओरल भी हो सकती हैं, ये रिटन भी हो सकती हैं। बट आपको मैं एक चीज़ बताऊं इधर, क्योंकि अगर हम ओरल टर्म एंड कंडीशंस करेंगे तो हमारे पास कोई लीगल प्रूफ नहीं रहेगा।
इसलिए उसने हमें ये कंपल्शन नहीं किया है कि ये ओरल होगा, रिटन होगा, ये कंपल्शन बिल्कुल नहीं है। बट हमें कंपल्शन करनी है, क्योंकि अगर आपके पास रिटन का डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपके पास वो प्रूफ रहेगा। अगर कोर्ट केस कल हो जाता है, आपके बिजनेस के जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनके बीच में कुछ और हो जाता है इशू, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ एविडेंस रहेंगे अगर आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन इन रिटन फॉर्म होंगी। इफ़ यू डू नॉट हैव अ रिटन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट्स, यू कांट एबल टू फेस द कॉन्फ्लिक्ट कंडीशंस। ये मैं एक आपको अपना आइडिया बता रहा हूँ कि हमें इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे जो हमारे सॉल्व आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। However, in order to avoid all the misunderstandings and disputes, it is always the best course to have a written agreement. मैंने अभी बताया आपको कि हमारा कोई भी दिक्कत का सामना करने के लिए हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट रहना चाहिए। ड्यूली साइन एंड रजिस्टर अंडर द एक्ट सच अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो हमारे बीच में टर्म्स रहेंगे उनको ही हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। और इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज द आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। नोट डाउन कर लीजिए, स्टार मार्क कीजिए और आप एक नोटबुक लगा लीजिए। जो मैं आपको कंसेप्ट बोलता हूँ आप साथ साथ में लिख लीजिए करें, क्योंकि अगर लिख लोगे ना आपको वो चीज़ कभी भूलेंगे नहीं। आप ये 2 बार वीडियोस देखोगे, उसके बाद आप रिवीजन करोगे, ठीक है, अपनी नोटबुक से, और आप अपनी बुक से थ्योरी भी पढ़ सकते हो। मैं आपको बड़ी ब्रीफ मैनर में पढ़ाऊँगा कि आपको कोई भी इशू ना रहेगा। ठीक है, अब बोलता है कि पार्टनरशिप डीड में कुछ पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, वो हम पॉइंट पढ़ेंगे। कौन कौन सा पॉइंट रहता है? पहला रहता है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज रहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है और उसका एड्रेस कहाँ पे है। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नेम होंगे और पार्टनर का एड्रेस होगा। द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म पर्पजेज टू डू। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे हो, उसका नेचर क्या है, वो आपकी फर्म का क्या पर्पसेज है बिजनेस स्टार्ट करने का। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड व्हेन द पार्टनर इज एंटर्ड इन द पार्टनरशिप, दे कम्स विद सम कैपिटल। वो कुछ ना कुछ पैसा लेके आएगा जब वो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर आता है। देखो भाई, अगर हम सारे पार्टनर जुड़ जाते हैं, हम एक पैसा भी नहीं लगा रहे, तो बिजनेस इज नॉट पॉसिबल। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट सम एंड सम अमाउंट। कुछ ना कुछ अमाउंट लेके आना पड़ेगा, हमारा बिजनेस तभी इस्टेब्लिश्ड हो सकता है। अदरवाइज़ अगर हम सीधे ही ऐसे आ जाएंगे, बोलेंगे मुझे पार्टनर बना लो मुझे, ऐसे तो हमारे इंडिया में करोड़ों पार्टनर्स बन जाएंगे हमारे पास, जो विदाउट मनी के हमारे बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें जब बिजनेस के अंदर आना है तो वी हैव टू कंट्रीब्यूट सम कैपिटल। ठीक है, कुछ पूंजी लेके आना पड़ेगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हमारा ऐसे बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, हम कुछ इलीगल बिजनेस तो करने नहीं ना वाले हैं कि जिसके लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम कुछ गलत काम करेंगे तो पैसा कमा लेंगे। ऐसा तो इसमें एलिजिबिलिटी है ही नहीं। हमारा जो फीचर्स रहता है पार्टनरशिप का, वो हमें सबसे पहले बताता है कि बिजनेस शुड बी लॉफुल, कि आपका बिजनेस जो होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस को तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 वैलिडेट ही नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हेन द पार्टनर एम्प्लॉयड सम कैपिटल टू द बिजनेस, द इन द रिटर्न ऑफ द कैपिटल द पार्टनरशिप पार्टनर प्रोवाइड्स विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके रिवीजन में मिलता है। जब वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनको कुछ ना कुछ तो हम वापस करेंगे ना। प्रॉफिट तो उनको मिलना ही है, क्योंकि वो उनकी मेहनत है, वो बिजनेस के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया उसका भी रिटर्न उनको मिलेगा, डैट इज़ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद आपको ड्राइंग वर्ड आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। व्हेन द ऑनर ऑफ द बिजनेस ड्रॉ सम अमाउंट और ड्रॉ सम गुड्स फ्रॉम द बिजनेस, दैट इज़ नोन एज अ ड्राइंग। अगर वो ड्राइंग करता है तो हम उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेंगे। 8th पॉइंट में आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है कि प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस में जहाँ तो फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, वो हम पार्टनर किस तरह से वो डिवाइड करेंगे, वो भी हमारा पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि बाद में लड़ाई ना करे कोई। सैलरी किस पार्टनर को देनी है, किसको नहीं देनी, वो भी। गुडविल का कौन सा मेथड यूज़ करेंगे इसको वैल्यूएट करने का, इन द केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, वट एवर इट इज़। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म कौन सा रहेगा, हाफ ईयरली बेसिस रहेगा, ईयरली। आपको ये तो पता है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड कौन सा रहता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च।
ठीक है, ये आपको सबको पता है, जिसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, इसको अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। 12 पॉइंट इज मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्म अकाउंट, कि हमारे कौन से मेथड रहेंगे जिसमें हम फर्म अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, सेफ स्टडी में रखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, मोड ऑफ ऑडिटर कौन होगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट कब स्टार्ट होगी, ड्यूरेशन क्या रहेगी, यूज़ ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नियर वर्सेस मॉरे। ये मैं आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है, ये कभी किसी ने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है ये चीज़। ये केसेस होते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर। उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन किस बैंक में होगा, उसके पार्टनर को कौन कौन किस किस को राइट मिलेगा उसको ऑपरेट करने का, फिर रूल टू बी फॉलोड इन द केस ऑफ एडमिशन, कौन कौन से रूल हैं अगर हमने किसी को एडमिट करना है अभी पार्टनरशिप के अंदर तो उसमें कौन कौन से रूल फॉलो होंगे, रूल टू बी फॉलोड वाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ रिटायरमेंट, अगर कोई बंदा रिटायर होकर जाता है उस समय कौन से रूल एप्लीकेबल रहेंगे, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कोई झगड़े हो जाते हैं उसको किस तरह से सॉल्व आउट करना है, ये भी हमारा पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट्स रहती हैं पार्टनरशिप डीड की, क्या ज़रूरत है इंपॉर्टेंट इसकी पार्टनरशिप डीड की। फर्स्ट, थ्रू द लॉ डज नॉट मेक इट्स मैंडेटरी कंपल्सरी फॉर एवरी फर्म टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, इट इज़ डिज़ाबल टू हैव इट्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। मैंने आपको पहले बोला कि जो पार्टनरशिप डीड रहती है वो हमारी कंपल्सरी नहीं रहती, उसने पहले ही पॉइंट में बोल दिया कि ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, वो हमारी मर्जी है, हम जिस हिसाब से रखेंगे उस हिसाब से रख सकते हैं। बट हमें कुछ पॉइंट को मैंडेट करना भी देखिए, इट रेगुलेट द राइट ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। वो रेगुलेट कर देती है कि तेरा राइट क्या है, तेरी ड्यूटीज़ क्या हैं और तेरे ऊपर लाइबिलिटीज़ क्या हैं। ये क्योंकि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटन फॉर्म में रहेगी ना तो वो क्लैरिटी देती है हमें, अगर ओरल फॉर्म में रहती है तो मिसकंसेप्शन तैयार कर देती है। पार्टनर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बोल सकता है ना, उसकी मर्ज़ी है, बोलेगा नहीं मैं ऐसा करूँगा ऐसा नहीं करूँगा। इसलिए इट हेल्प टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर। ये मैंने पहले भी समझाया आपको कि हमारे बिजनेस में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी, हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारा डिस्प्यूट्स आ जाता है। जब बिज़नेस चल पड़ता है ना तो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ तभी होती हैं, तो उसको हम क्लियर आउट करने के लिए पहले ही हम एक रिटर्न एग्रीमेंट बना लेते हैं भाई कि अगर कल की डेट में आप ऐसे बोलना स्टार्ट कर दोगे तो हमारे लिए इशू बन जाएगा, तो हम उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम पहले ही डीड बना लेते हैं कि आप ऐसा कुछ करना है पाओ। Any disputes amongst the partner may be settled easily as the partnership deed may be readily refers to। वो यही कह रहा है कि अगर हमारे पास एग्रीमेंट हुआ होगा रिटर्न फॉर्म में तो हम आराम से बिना दिक्कत के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इतनी आसानी से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट नहीं कर सकते अगर हमारे पास कुछ एविडेंस नहीं होगा। अभी ये जो टॉपिक आने वाला है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपको बहुत ही ध्यान से और अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल अपने साथ में रखने और ये पॉइंट नोट डाउन करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर नंबर 1 में ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे जब आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, ये है क्या, बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट्स नहीं हुए होंगे, एग्रीमेंट तो ओरल किया होगा ना, हमने रिटर्न नहीं किया होगा। उसने बोला अगर आपने रिटर्नली कुछ प्रूफ नहीं रखा, ठीक है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, कंपल्शन भी तो नहीं है ना, पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि नो कंपल्शन, बनाओ या नहीं बनाओ। अगर बोलता आपने नहीं बनाए होंगे तो आपके ऊपर एप्लीकेबल क्या रहेगा, प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी ये प्रोविज़न क्या बोलता है, ये मैं आपको एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ बहुत आसानी से आराम से समझाऊंगा। ये आपको अपने दिमाग में इसको क्या कर देना है, क्रैम कर लेना है इसको, ठीक है, अपने माइंड में इसको छाप देना है कि कल के टाइम में आपको जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से उसको आप सॉल्व आउट कर सको। फर्स्ट रहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बोलता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं होगा, देखो हमारे बीच में कोई समझौता नहीं हुआ कि हमने प्रॉफिट कितना कितना लेना है, तो इन दैट केस प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली इररिस्पेक्ट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वो बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका शेयरिंग इक्वल रहेगा, चाहे एक पार्टनर ने 5 लाख लगाया, दूसरे पार्टनर ने 50 लाख लगाया, क्योंकि हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगी। मींस अगर 1 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ तो दोनों को 50-50 मिलेगा, इरिस्पेक्ट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि कैपिटल आपने जितनी मर्जी लगाई हो, क्योंकि आपने अगर एग्रीमेंट किया होता तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होता।
नेक्स्ट रहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलता है कि अगर आप बिजनेस में आते हो तो मैंने आपको पहले बताया कुछ ना कुछ पैसा लेके आना पड़ेगा। अगर आप कुछ पैसा लेके आ रहे हो तो उसके रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा अगर आपने एग्रीमेंट किया होगा। अगर प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होते हैं उस केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, माइंड इट। थर्ड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस से कुछ लेके जाता है, चाहे वो कैश निकाल के लेके जाता है, चाहे वो गुड्स निकाल के लेके जाता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो उससे हमें कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, सैलरी टू द पार्टनर। कभी कभार क्या होता है, हमारा पार्टनर बहुत अच्छा बूस्ट देता है बिजनेस को, बहुत अच्छे से काम करता है, अच्छी सेल निकाल के लेके आता है और हमारे से डिमांड करता है कि मुझे सैलरी भी दे दो। बट हमारे बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है। अगर नहीं हुई होगी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है देयर इज़ अ नो एनी परमिशन ऑफ सैलरी टू एनी पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी चाहे वो जितना मर्जी बोलेंगे। फिफ्थ पॉइंट रहता है इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलता है कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टू बी अलाउड टू द पार्टनर ऑन अ पार्टनर लोन टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा तो अगर हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो उस केस में उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 6% पर एनम। ओके। अगर कोई भी नया पार्टनर एडमिशन मींस कि कोई एंटर करना चाहता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, तो जब तक सारे के सारे पार्टनर के कंसेंट नहीं रहेंगे, जब सारे के सारे पार्टनर एग्री नहीं रहेंगे इस पार्टनर को बिजनेस में ले आओ, तब तक हम किसी बंदे को एंटर नहीं करने देंगे। 7th पॉइंट पर रहता है कि ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मीन्स कि सारे के सारे पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 8 है ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स। मतलब कोई भी पार्टनर आके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है, ये उसका राइट है। ठीक है। इसके लिए उसके अंदर कोई भी पाबंदी नहीं रहनी चाहिए। अभी हमारे पास नेक्स्ट रहता है जिससे हमारा अभी अकाउंट्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी थ्योरी पढ़ रहे थे ना हम इसकी पार्टनरशिप की, अभी आएगा रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। कहता है कि अकाउंटिंग, अभी देखो हमने इस चैप्टर में करना क्या है, जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है इसमें हमने क्या करना है कि अकाउंट कौन कौन से प्रिपेयर करने होते हैं ड्यूरिंग द पार्टनरशिप बिजनेस। बोलता है ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और रिकॉर्डेड अकाउंटिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। वो तो आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम के बिना अकाउंट्स में कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न अ पार्टनर फर्म विल आल्सो। आपने देखा होगा जब आपने क्लास 11th में प्रिपेयरिंग किया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर किया एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, उसके बाद आपने देखा होगा ये पार्टनर का कुछ प्रॉफिट आता है वो हम क्या कर देते हैं, बैलेंस शीट बना के उसके कैपिटल के साथ ऐड कर देते हैं। बट अभी क्या होगा, वो एक इंडिविजुअल पार्टनर था, अभी हमारे पास बहुत सारे पार्टनर रहेंगे, अभी हम वो उधर अकाउंट क्लोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे को बहुत सारे पार्टनर्स को डिवीज़न करना है। हर एक पार्टनर यही बोलेगा ना मेरा हिस्सा कितना है, मेरा हिस्सा कितना है, तो उसके हिस्से को डिवाइड करने के लिए हमारे को कुछ अकाउंट और आगे एक्सटेंड करना पड़ेंगे। जैसे आपने यूजुअली हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था जिसमें हम क्या कर देते थे, जितना भी प्रॉफिट होता था वो उसको कर देते थे ट्रांसफ़र बंदे को, उसके बाद कहानी ख़त्म। बट अभी हमने एक नया अकाउंट ओपन करना है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, एक स्पेसिमेन होता है। स्पेसिमेन मींस मैं आपको स्पेसिमेन दिखाऊंगा, ये होता तो अकाउंट है, एक स्पेसिमेन का मतलब है एक नमूना दिखाऊंगा आपको मैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि आपको छोटे छोटे धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं। जल्दी जल्दी करने में क्या होता है कि कुछ कंसेप्ट लैक रह जाते हैं तो फिर बाद में आपको वो अच्छे से समझ नहीं आते हैं। तो इस अकाउंट में क्या होगा, हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स। अभी देखो हम पार्टनर को क्या क्या दे सकते हैं, हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे भी, उसके बाद हम सैलरी भी देंगे, पार्टनर को कमीशंस भी दे सकते हैं, पार्टनर का कुछ पैसा हम रिज़र्व में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है ये आपका, बहुत मज़ा आने वाला आपको मेरे साथ पढ़ने के लिए। आपको बस ये क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि आप अगर आप शेयर करोगे तो बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा, तो हमें भी, मुझे भी मज़ा आएगा वीडियोस बनाने के लिए, बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। और आपका काम ये है कि आप मेरे को कमेंट करके, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है चाहे वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आप मुझे अपने सजेशन प्लीज़
कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दीजिए कि सर ये ऐसा कीजिए, आपको ऐसा करना चाहिए, इससे आप वीडियोस का और हमें बेनिफिट मिल सकता है। वही मैं सजेशन आपसे लेना चाहता हूँ। और ये स्लाइड्स का जो प्रोसीजर है पढ़ाने का, आई थिंक ये आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो वो भी मुझे बता दीजिए कि आप किस तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, कि मैं भी इसमें और फ्रूटफुल रिज़ल्ट ले आऊँ और अच्छे से मेहनत करूँ वीडियोस बनाने के लिए। बस यही कहने के साथ आज का हम इधर ही रखते हैं। जितना मैंने पढ़ाया आपको, प्लीज़ आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए। जो पहले वाली वीडियो है, अगर किसी ने वो नहीं देखी है, पहले वो वाली वीडियो देखोगे, उसके बाद आप ये वाली वीडियो कंटिन्यूसली में देखोगे, क्योंकि अगर आपने पहले उसके फीचर्स नहीं पढ़े हैं आपको ये समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से देखिए, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इसके लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ। इसके यूट्यूब का जो वीडियो है उसके नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपकी जितनी भी क्वेरीज़ होंगी आप मुझे उधर पूछ लीजिए, मैं आपकी क्वेरीज़ को उधर ही कंप्लीट सॉल्व करा लूँगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, वो आप मुझे उधर टेलीग्राम पे भेज दीजिए, मैं आपको वो सॉल्व करके आपकी हेल्प कर दूँगा। सो आज इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय, बाय बाय।